जानवरों, मच्छरों, बैक्टीरियाज, फंगस से संपर्क जो है वो बढ़ गया है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि सभी जीव जंतु खुद को बदलती क्लाइमेट कंडीशंस के अनुकूल बना रहे हैं, हमारे वातावरण में ही रह रहे हैं, और इनसे कई बीमारियां भी अब फैल रही हैं जो हमारे जीवन के लिए साफ तौर से खतरनाक है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज का असर हमारी जिंदगी पर, हमारी सेहत पर किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, गर्म हवाओं का सीधा असर हमारी उम्र पर कैसे पड़ रहा है। मेरे साथ खास मेहमान भी हैं पैनल पर। पंकज कुमार पर्यावरणविद है, डॉक्टर गौरव जैन इंटरनल मेडिसिन धर्मशीला नारायण हॉस्पिटल, दीक्षा छाबड़ा फिटनेस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट भी। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। तो चलिए पहले तो हम इस पर्यावरण में हो रहे बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरह की जो एमिशंस हो रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके पहलू को समझते हैं। पंकज जी, आप बताएं, ग्लोबल वार्मिंग ये कोई नया इशू नहीं है, ये जो मुद्दा है ये काफ़ी सालों से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है इसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। भारत ने भी बहुत सारी यहाँ पर योगदान किए हैं और वादे किए हैं तकनीक में बदलाव लाने के, और जिंदगियों पर जिस तरह से असर हम देख रहे हैं उसकी चिंता पूरे विश्व को है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। लेकिन भारत में आप बताएं, स्थिति किस तरह से अब दुर्गति की ओर बढ़ गई है? शुक्रिया। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भारत में भी वही स्थिति है ना जो विश्व में है। अंतर सिर्फ इतना है कि एशियाज की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे उसका असर आपको ज्यादा दिखाई देगा और जगहों की अपेक्षा, स्पेशली यूरोप और वेस्ट की अपेक्षा। वेस्ट में और यूरोप में भी दिखाई दे रहे हैं, मगर हमारे यहाँ की स्थिति और उनकी स्थिति में, या हमारे आसपास के पड़ोस की जो देशें हैं उसमें आपको अलग रूप से दिखाई देंगी। उसका कारण विकसित या विकासशील देश होना नहीं है, उसके कारण कुछ अन्य कारण, उसके क्लाइमेट की वजह से ऐसा आपको दिख रहा है। जहां तक सवाल उठता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जितनी भी रिपोर्ट अब तक आई है और जितनी अब आने वाली है, एक चीज पूरे विश्व स्तर पर साबित हो चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी आपदा है ना जिसको कि हम एक तरह से प्रकृति के ऊपर एक वर्ल्ड वॉर टाइप की चीज हो रही है, जिसको हम पूरे तरीके से विश्व इसको झेलेगा। और इत्तफाकन न केवल इसको झेलेगा बल्कि इसको सभी देशों को अपने अपने ज्योग्राफिकल हुदूद में रहते हुए उसको अपनी लड़ाई लड़नी है। जो देश इसको कामयाबी से लड़ने में कामयाब होंगे वो कुछ हद तक तो अपने आप को बचा लेंगे, वरना अभी आप पिछले एक महीने की अगर स्थिति को देख लें तो हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है या उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है ना, वो सबके सामने है कि किस तरीके से वहां जान माल या तमाम चीजों के नुकसान हो रहे हैं ना। आपके पैनल में बहुत सारे डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट भी बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपको अपने घरों से बेघर होंगे तो आपकी जो स्वास्थ्य है, आपके खान पान, तमाम चीजों पर असर होगा ही होगा। मगर अगर हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अगर हम बात को, इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करें, तो अब ये मान लें कि ये संकट हमारे दरवाजे पर इस कदर खड़ा है कि जो भी रिपोर्ट आएगी वो उसकी और उसकी इंसेंटिटी कितनी बढ़ी, इंटेंस, उसका कितना इंटेंस हो रहा है, सिर्फ उसको दर्शाएगा, न कि आपको कहीं से कोई ऐसी चेतावनी देगा जिसमें कि आप ये बता सकें कि अगर हम ये ना करें तो काम चल जाएगा। वो आपको सारे उपाय अब करने के ऐसे मुकाम पर खड़े हैं ना, जहां पर कि छोटी सी लापरवाही या गलती ना आपको एक बड़े जगह पर लाकर, बड़े ही नुकसान की स्थिति में लाकर खड़ी कर सकती है। तो गौरव, अब जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह से हमारी सेहत पर इस बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और तमाम दिक्कतें जो कि पंकज जी ने हाईलाइट की है उसका असर पड़ रहा है हमारे स्वास्थ्य पर? देखिए, स्वास्थ्य के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर है। आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो आपने भी देखा होगा कि बेसिक जो छोटी-छोटी बीमारियाँ जो होती थी, सीज़नल फ्लू, सीज़नल इन्फेक्शंस, नए-नए इन्फेक्शंस, इनकी तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ गई है।
ये भी आप देख रहे होंगे कि जो कीटाणु आजकल आपको असर कर रहे हैं, वो कई बार दवाइयों से रिस्पॉन्ड कम करने लग गए हैं, समय ज़्यादा लगने लग गए हैं। जो 5 दिन में चीज़ें ठीक हो जाती थी, अब 10 से 15 दिन लेने लग गई हैं ठीक होने के अंदर। हॉस्पिटलाइज़ेशंस की ज़रूरत बढ़ जाती है, पेशेंट्स को बार-बार अस्पताल, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक और बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें ख़ासकर चिंतापूर्ण बात ये भी होती है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इनका जो 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, जिनको पहले से बाकी बीमारियाँ हैं, शुगर, बीपी, थायरॉइड या कैंसर वाली बीमारी है, उन लोगों में और ख़ासकर बच्चों में ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाने लग गई हैं। आज की डेट में बच्चों के अंदर ना सिर्फ मोटापा वगैरह बट ये छोटे-छोटे जो इन्फेक्शंस थे, जो छोटी-छोटी साँस की परेशानियाँ हो गई, आई की परेशानियाँ हो गई, एलर्जीज़ हो गई, आपका पेट के साथ आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, आपकी स्किन के अंदर रैशेज़ वगैरह हो गई, फोटोडर्मेटाइटिस हो गई, स्किन कैंसर्स बढ़ गए हैं, हेयर फॉल्स बढ़ गया है, आपका लाइफ़स्टाइल के अंदर एनर्जी लेवल्स कम हो गए हैं, आपके पेशेंट्स के अंदर आपने देखा होगा जल्दी हार्ट अटैक्स आने लग गए हैं, कई बार आपने देखा होगा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, कई जोड़ों में प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, यूरिक एसिड लेवल्स के अंदर इफ़ेक्ट आ गया है। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इसका अगर आप सोर्स ढूँढने की कोशिश करें तो ये बेसिकली वातावरण या आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही बात आती है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे पानी इकट्ठा होने लग गया है, मच्छर की वैरायटी बढ़ गई हैं, आपके अलग-अलग तरीके के नए-नए वेरिएंट्स ऑफ वायरसेस एंड नए-नए वेरिएंट्स ऑफ आपके बैक्टीरिया आते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी तो आपके इसी सिनेरियो से आ रही हैं एंड जैसे पॉल्यूशन आपने कहा, इसकी वजह से साँस की परेशानियाँ, आपके सनलाइट या आपके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डिहाइड्रेशंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ब्रेन इश्यूज़, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, न्यूरोनाइटिस, बेहोशी वगैरह होना, ये सब भी बहुत सारी चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट आने लगा है। सो हेल्थ के ऊपर इसका काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है एंड हमारे को अभी तक इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि कौन-सी चीज़ें इसकी वजह से बिगड़ रही हैं और हम भी धीरे-धीरे देखते जा रहे हैं कि नई-नई चीज़ें, नई-नई परेशानियाँ उभर के आ रही हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। अब जैसे हिमाचल का ये देखा आपने, अभी दिल्ली के अंदर ही आप देख रहे हैं कि बीच में आई फ्लू का दौर आया, वायरल इन्फेक्शंस का दौर आया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस इन सब के नंबर ऑफ केसेस कितने बढ़ गए, मस्कीटो इन्फेक्शन, डेंगू के केसेस बढ़ गए। ये भी तो एक बेसिकली इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का ही है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं डेंगू, मलेरिया, हैजा, दस्त, बुखार, हृदय रोग, सांस से जुड़ी बीमारियां, ये सूची तो बहुत लंबी है और लगातार हम देख रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नया या नई तरह का इन्फेक्शन भी हम आता हुआ देख रहे हैं। इतना ही नहीं, मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से हमें प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं हर साल, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से अब असर डाल रहा है हम सबकी ज़िंदगियों पर। लेकिन अब काफ़ी कुछ हमारे कंट्रोल में है शायद दीक्षा, जो कि आप फिटनेस के ज़रिए और अच्छे खान-पान के ज़रिए कंट्रोल में ला सकते हैं। अब आपके आसपास हवा ख़राब है, पानी ख़राब है, सभी कुछ आपके आसपास जो है वो अननेचुरल सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दीक्षा, किस हद तक आप अपनी सेहत के कंट्रोल में हैं अब? देखिए कविता यू वर राइट कि ये सारे जो सिनेरियोज हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है बट अपने रूटीन में डिसिप्लिन लाना रोज कुछ 40 से 45 मिनट का वर्कआउट करना, अच्छा खाना और सही चॉइसेस रखना अपने लाइफस्टाइल के लिए, ये हमारे कंट्रोल में है। ऑफ कोर्स चीजें अब उतनी प्योर नहीं रही इन टर्म्स ऑफ खाना फूड के हिसाब से, काफी अडल्ट्रेशन आ चुकी है, काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इफ़ेक्ट आ चुका है हमारी लाइफ़स्टाइल में। बट कहीं न कहीं वो बैलेंस और कंट्रोल अगर आप लाते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ आप एक चॉइस बनाते हैं कि मैं एक अच्छा रूटीन को फ़ॉलो करूँगी या मैं रोज़ एक वर्कआउट का रूटीन फ़ॉलो करूँगी, अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखूँगी, क्या चीज़ें ऐड करने से मेरी ओवरऑल इम्यूनिटी मेरी और मेरी फैमिली की बढ़ सकती है। वैसे भी हमारी इंडियन जो डाइट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नेचुरली हैं, जो स्पाइसेस हम खाते हैं या जो सब्जियां हम यूज करते हैं वो नेचुरली हैं जो हमारे लिए बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मदद करती है। और अगर आप अपनी बॉडी को एक सही तरीके से एक सही पैटर्न में लाएं तो आवर बॉडी इज वेरी मच केपेबल ऑफ फाइटिंग ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस ऑल बाय इटसेल्फ।
तो वो हमारा अपना खुद का एक बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन है जो बॉडी की इनबिल्ट है, उसको आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़्यादा कुछ अलग से करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ वो सही चॉइसेस बनाना है। और ये चॉइसेस मैं मानती हूँ कि क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रोन हो गए इन इन्फेक्शंस के लिए, बट इन चॉइसेस का जो डिसीजन है वो आपके अंदर से आता है। वो उसका बाहर के सिनेरियो से कोई इतना रिलेशन नहीं है। आप अगर सही समय पर सोएँगे, अपना स्ट्रेस प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, अपने लिए वर्कआउट के लिए समय निकालेंगे और अपनी मील्स को घर पर बनाने की कोशिश करेंगे, साफ-सुथरे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप इन अनडिनाइंग चेंजेस से अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं और कम से कम इसका इफ़ेक्ट आप पर आएगा। बताएं कि अब तक जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कवायद शुरू हो चुकी है, तमाम देशों ने अपने आप को जो है प्रतिबद्ध कर दिया है इसके लिए काम करने के ऊपर। अब उसका असर क्या कब तक दिखाई देगा, और जिस तरह से काम चल रहा है, जो प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है, वो कितनी काफ़ी है या कितनी नाकाफ़ी है? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी पंकज जी। मैं आपसे अभी थोड़ा 2-3 मिनट समय लेने की कोशिश करूंगा ताकि जी बिल्कुल। पूरी बात रख सकूं आपके जी सामने। जी। अभी आपने हमारे डॉक्टर साहब से आपने पूछा कि हेल्थ के बारे में, हम्म। तो आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दें या आपके दर्शकों को कि हवा और पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में हमारा देश का जो खर्च, जीडीपी का जो करीब करीब अब 1% के लगभग के आसपास वो खर्च होने लगा है, जो सिर्फ हमारे यहाँ की अशुद्ध हवा या दूषित पानियों से उत्पन्न जो बीमारियां होती हैं, पानी की वजह से या बाढ़ की वजह से जो डिजास्टर्स होता है, उससे होने वाली बीमारी या उससे होने वाले नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम उसको जोड़ देंगे तो वो करीबन 1% से ऊपर बढ़ जाएगा। मगर ये बहुत ही चिंता की बात है ना, कि हमारे जैसा देश जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है ना, उसके पैसों का इतना बड़ा खर्च सिर्फ कुछ लापरवाहियों की वजह से ऐसा खर्च करना पड़ रहा है इन स्वास्थ्य के इस संबंध में, जो हवा और पानी से रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि अभी कल चूंकि ग्लोबल वार्मिंग एक मैं इसको अब एक विश्व युद्ध स्तर की चीजों को मानने लगा हूं, तो कल जापान को ये परमिशन मिली है कि वो अपने फुकुशिमा में जो उनका परमाणु संयंत्र है, उसका रेडियो एक्टिव वाटर वो समुद्र में डाल सकता है, और जिसमें कहा गया है कि वो अपने पानी को ट्रीट करके पानी को डाल रहा है। अगर हम अपने देश के उदाहरण को अगर ले लें, तो हर एक इंडस्ट्री को ये कहा गया है या कठोर आदेश है कि आप बिना अनट्रीटेड वाटर यानी कि वाटर को आप ग्राउंड वाटर में या किसी भी रिवर में मिक्स नहीं करेंगे। मगर कितना होता है इस बारे में एज ए पत्रकार शायद आपको मालूम नहीं होगा। तो अंदाजा कीजिए कि अगर कुछ वैसी ही स्थिति या थोड़ी सी भी उससे कुछ कम स्थिति, कम भयावह वाली स्थिति भी अगर हो, और वो अनट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर जो अभी समुद्र में डाले जाएंगे ना, उसको लेकर थोड़ी हंगामा हो रही है हमारे देश में। अभी उतनी चर्चा कभी नहीं हुई है, चूंकि ये कल या परसों की बात है। जाहिर सी बात है कि उससे सारा विश्व प्रभावित होगा ना। काफी लोग हंगामा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए ना, मगर उनके पास भी ऐसा ना करने का कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम अब क्लाइमेट चेंज को लेकर के या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के पूरे विश्व अब कुछ ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां पर कि पहले हम लोग कहते थे कि समाज और सरकार को, खास करके अपने देश की अगर हम बात करें, तो हम कहते थे कि भाई समाज और सरकार दोनों को मिलकर इस पे जागरूकता पैदा करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। मगर आज हम लोगों को अपनी ये बात बदलनी पड़ रही है, और अब समाज के हाथ से या उसकी जागरूकता से अब कुछ भी नहीं होने वाला है। समाज के हाथ से ये बात निकल चुकी है। अब सिवाय सरकार के डायरेक्ट इंटरवेंशंस के और उस राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाए बगैर ना, आप उससे जीत नहीं सकते हैं। और जो भी स्थिति आप भयावह देख रहे हैं, उससे
ज्यादा बुरी स्थिति में आने वाले हैं। उदाहरण के तौर और देखिए अब ये वर्ल्ड जो है ना एक सिमट गया है क्लाइमेट चेंज के मामले में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम करीब करीब आपके सभी दर्शकों ने सुना भी होगा ना, आपने भी सुना होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वेस्टर्न कंट्रीज से, और एक वर्ड हम लोगों ने बचपन से सुना और पढ़ा होगा कि हिमालय हमारा प्रहरी है। अब देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो हवाएं जब हमारे यहाँ आती हैं समुद्र के माध्यम से, तो उसी प्रहरी से टकराकर जो बादल फटने की जो घटनाएं आप देखती हैं न, या सुनती हैं न, ये वही है जहां पर कि उससे टकराकर ये बादल फटता है। तो अब जो प्रहरी हमें बहुत सारी चीजों से न, बचा रहा था, आज वही प्रहरी हमको इस तरह की चीजों से नहीं बचा पा रहा है, बल्कि उसके नुकसान में वो भी एक भागीदार बन रहा है। तो सोचने की जरूरत ये है कि जिस प्रहरी की हमने इतनी अवहेलना की, इतने तरह के विकास के होड़ में इस कदर उसके साथ छेड़छाड़ की न, तो जाहिर से बात है कि हम वो सब परिणाम भुगतने के लिए न मानसिक रूप से तैयार होने ही चाहिए न, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ वैसा पर्याप्त कदम उठाया नहीं है। अब तक में जिस गति से नुकसान हुआ है न, उसमें और उसके उस नुकसान की भरपाई करने में जो भी कदम उठाए गए हैं, वो इतने ज्यादा अपर्याप्त है या इतने कम हैं न, जो उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहें कि सॉल्यूशन के तौर पर क्या होना चाहिए, तो देखिए अक्सर सरकारें बड़े छोटे-छोटे वर्ड्स में अपनी बात को कहने की कोशिश करती है। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे एक वर्ड है नेचुरल, दूसरा वर्ड है साइंटिफिक और तीसरा वर्ड है प्रैक्टिकल। यानी कि प्राकृतिक तौर पर आपको वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी सहायता के माध्यम से व्यवहारिक कदम उठाने पड़ेंगे सरकारों के द्वारा, तब जाकर हम कोई इसमें थोड़ी सुधार या उसकी बचाव की कोई संभावना हम तलाश सकते हैं। वरना हम हर एक साल, हर नए साल में जब हम एंटर करते हैं, या अब तो दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से हो रहा है, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं उस भयावह स्थिति की तरफ। अच्छा, जिस तरह की आपने तस्वीर पेश की है वो अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। और डॉक्टर गौरव, अब सवाल यहाँ पर लोगों की सेहत में भी मैं चाहती हूँ कि थोड़े बच्चों की सेहत और वरिष्ठ नागरिकों की सेहत पर हम फोकस करें। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को लेकर तो वैसे भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हम अभी एक महामारी से भी गुजर कर आए हैं, लेकिन बच्चों में भी डॉक्टर गौरव, जब से जन्म हुआ है तब से ही उनमें कोई ऐसी बीमारियां पाई जा रही हैं जो कि शायद पहले नहीं होती थी, और ये सिलसिला जो है, इसका जो आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ये भी हम समझ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या उसका एक कारण हो सकता है, उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। दिस इज आई थिंक आप एक नहीं 50 रिसर्चेज ऐसी मिलेंगी कि बहुत सारे जो बच्चों के साथ रिएक्शंस हो रहे हैं, एलर्जीज हो रही हैं, चाइल्डहुड डिजीजेज हो रही हैं, ब्रोंकाइटिस हो रही हैं, स्किन रिएक्शंस हो रहे हैं, ग्रोथ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ये सब बहुत सारी ऐसी एक्सपोजर्स की वजह से हैं जो एनवायरमेंटल हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में हो रहा है, ये बहुत सारे देशों में हो रहा है। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज तक में ऐसा बहुत सारी जगह नोटिस किया जा रहा है कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, एंड ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही है। तो हाँ, ये आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हैं, एलर्जीज हैं, ये बिकॉज आपके एनवायरनमेंट में नए पोल्यूटेंट्स हैं, नए बैक्टीरिया हैं, नए वायरसेस हैं, नए रेडिएशन के पार्टिकल्स हैं, अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन जो आपको एक्सपोजर हो रहे हैं, ये सब चेंज हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग हुई है, टेम्परेचर चेंजेस हुए हैं, आपके पोलन, आपके यूजुअल जो आपके आसपास के फ्लोरा फौना, जो पेड़ पौधे, पत्ते, कीटाणु सब बदले हैं। तो इस चक्कर में भी बच्चों के अंदर इसके बदलाव देखे जा रहे हैं। दूसरा ये भी है कि आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ा है, एक जगह की बीमारी, एक जगह के एक्सपोजर दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं, और दूसरी इतनी जल्दी हमारा इम्यून सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है जितनी जल्दी एक जगह का कीटाणु या एक जगह का एक्सपोजर दूसरी जगह तक फैल जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस या वेस्टर्न एयर फ्लोज आपको इम्पैक्ट करते हैं, एंड ग्लोबलाइजेशन के टाइम के अंदर क्या हो रहा है कि आपके बच्चा जो है, बिकॉज इंटरनेट
है, कनेक्टिविटी है, दे आर अवेयर ऑफ लॉट ऑफ दीज थिंग्स एंड इसकी वजह से ना दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ये आपके प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, आपके प्रिजर्वेटिव्स हो गए, इन सब से भी बहुत सारा इम्पैक्ट बच्चों की हेल्थ पे आ रहा है। कि फिटनेस की हमने बात कर ली है, लेकिन अब जिस तरह से हम न्यूट्रिशनल खाने पर, डाइट पर फोकस कर रहे हैं, लोग ऑर्गेनिक खाना खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी हम कैसे भरोसा करें कि इसमें केमिकल्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उसी तरह के वातावरण में हो रहा है ना जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर हवा जहरीली हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है। तो जो न्यूट्रिशनल खाना हम सोच रहे हैं वो उसमें भी कितने न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं? जी, बिल्कुल कविता, एंड यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब और पंकज जी की बात का आपको एक कंटिन्यूएशन ऑन डाइट पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ कि क्योंकि लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं वर्ल्ड से, उन्हें लगता है क्योंकि एक कोई सब्ज़ी या बाहर की सब्ज़ी अमेरिका में हेल्दी मानी जा रही है, तो हमें भी वही खाना है और उसके लिए इम्पोर्ट की जा रही है वो सब्ज़ी, और हम अपनी जो लोकली फ्रेशली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं, उससे बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। आप देखिए आजकल कितना प्रमोट होता है कि आप ब्रोकोली खाएं, आप एवोकाडो खाएं, जुकीनी खाएं। ये सारी सब्जियां भारत में नहीं उगती है, ना हमारे क्विजीन में है। तो एक तरह से जो इन्फ्लुएंस आ गया है वेस्टर्न कल्चर का, नॉट जस्ट जो एनवायरमेंटल लेवल पे है बट एज अ लाइफस्टाइल ऑल्सो, इसने भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक डाउट डाल दिया है कि इंडियन डाइट तो अच्छी है ही नहीं। आप ये बताएं, जो बाहर से सब्जियां इंपोर्ट हो रही हैं वो लाजमी सी बात है वो फ्रेश नहीं है। उसकी जगह अगर हम फ्रेशली ग्रोन जो हमारी सब्जियां हैं वो खाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होंगी, हमारे जो न्यूट्रिशन लेवल पर उसका बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी में। रही बात ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी कि आप अगर लोकल फार्मर्स से जब या लोकल मार्केट से वो खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज्यादा फ्रेश है या नेचुरली कल्टिवेटेड है। और अगर वही आप इंपोर्टेड सब्जियां या फ्रूट लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो इस तरह की चीजें डाली होंगी कि ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। बट बिकॉज हम इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट है कि लोगों को लगता है कि नहीं यही सही है, भले ही वो 10 दिन पुरानी सब्जी है पर मेरे लिए यही सही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर देश, हर कल्चर, हर जगह का ज्योग्राफिकली जो वो है टोपोग्राफी है, उसके हिसाब से वहाँ का सब्जी खाना-पीना इम्पैक्ट करता है। और थोड़ा अपने कल्चर पे अगर आप बिलीव करें, थोड़ा ये देखें कि अ, अगर मैं पहाड़ों में रहती हूँ तो इस तरह की सब्जियाँ मुझे खानी चाहिए, या मैं अगर ऐसे थोड़े गर्म इलाके में रहती हूँ तो किस तरह के अनाज या सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे कल्चर में काफ़ी इन डेप्थ में बहुत क्लियरली बताया गया है। ये चीज़ों के लिए अलग से मुझे या आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारे वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ये चीज़ें पास ऑन की है कि अच्छा गर्मी का मौसम है तो ये चीज़ें खाएँ, सर्दियों का मौसम है तो ये चीज़ों का ज़्यादा आप इंटेक करें ताकि आपकी हेल्थ सही बनी रहे। तो अगर हम उस पर बिलीव करें, जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग अब ज़्यादा हम पर, हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस पर, हमारी ईटिंग प्रैक्टिसेस पर बिलीव कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जो नेचुरल प्रैक्टिसेस थे, उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और इंडिया में वो पकड़ कहीं न कहीं ढीली होती जा रही है। तो अगर उस पकड़ को वापस से मजबूत करें और इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो, तो मुझे लगता है कि अपने आप आपके इंग्रीडिएंट्स, आपके किचन में जो सामान है वो फ्रेशली ग्रोन होगा, वो हेल्दी होगा, उसको आप जो बनाएँगे वो आप अपने तरीके से बनाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो आप क्लियरली यहाँ अपना पर ऐसे खुद देखिए का यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग मेरे ख्याल से केवल एक भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या बन गई है। अब ऐसे में आपके हाथ में जो कुछ है उसी पर आपको फोकस करना चाहिए। अपने पर्यावरण को लेकर थोड़ी सी जागरूकता आप बढ़ाएं, अनुशासित तरीके से अपना लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली को आप बिताएं, और इसके साथ ही सतर्कता ये आपको बरतने की ज़रूरत है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, आपके हाथ में है, और इसी के बलबूते पर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शिरकत करने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।